नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। स्वस्थ होना चाहिए मेरे भाई, एकदम दिल से भी, दिमाग से भी, शरीर से भी, मन से भी। और मेरे भाई, आज की इस क्लास में हम रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट कंप्यूटर बेस्ड 2 का एग्जाम पेपर 3 सॉल्व करने वाले। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 3 ही एग्जाम पेपर कराऊंगा, क्योंकि मेरे भाई ना तो इसके बच्चे इतने ज्यादा हैं पढ़ने वाले, और ना ही मेरे भाई इसमें मैथ्स का इतना ज्यादा वेटेज है। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का पेपर आएगा। लेकिन ये एग्जाम पेपर केवल एएलपी वाले बच्चों के लिए नहीं है। अगर आपको एनटीपीसी का पेपर देना है, इसके बाद फिर आप ग्रुप डी की एग्जाम डेट आएगी, तो एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चंस, ये एग्जाम पेपर बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है मेरे भाई। यही वो सवाल हैं जो इस बार पेपर में पूछे जाएंगे। लास्ट टाइम आपका पेपर 2019 में हुआ था, उसके मुकाबले में सवालों को थोड़ा सा अपडेटेड और बेहतर ही करवा रहा हूं दोस्त। ठीक है ना? एक एक एग्जाम पेपर आपके लिए जरूरी है। 2 महीने ऑलरेडी करा चुके हैं मेरे भाई। आप हमारे चैनल पे जाएंगे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे, 2 महीने ऑलरेडी एग्जाम पेपर कराएं और आज हम तीसरा करा रहे हैं। मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत सारे 10 एग्जाम पेपर कराए थे, बेस्ट 100 क्वेश्चंस की वीडियो कराई थी, मेंसुरेशन की एक स्पेशल क्लास ली थी। तो आप इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं है कि ये क्लास आरपीएफ कांस्टेबल की है तो एएलपी में काम नहीं आएगी, बिल्कुल काम आएगी, कि रेलवे के सभी एग्जाम का जो क्वेश्चन बैंक है वो सेम है मेरे दोस्त। ठीक है? अभी एसएससी जीडी का अगर आपने पेपर दिया होगा तो कल एसएससी जीडी की आंसर की भी आ गई है। 42 शिफ्ट में पेपर हुआ था। ये क्वेश्चंस टाइप हो रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चन टाइप हो जाएंगे तो जो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, उस पे मैं एसएससी जीडी में पूछे गए सबसे बेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी कराऊंगा। ठीक है ना? आज या कल में जैसे भी अवेलेबल हो पाएंगे क्वेश्चंस टाइप होके, मैं तुरंत सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आप भी अपडेट रहें मेरे साथ भाई। हमारे जितनी मेहनत करना सीख जाओ, जिंदगी में सफल हो जाओगे, कुछ बन जाओगे दोस्त। वरना तो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं दुनिया से, किसी को कोई याद थोड़ना है। शुरू करते हैं मेरे भाई, ठीक है जी? ये है आपका सवाल नंबर 1, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का। 2 नल एक खाली टंकी को 8 मिनट और 20 मिनट भर सकते हैं। हालांकि लीकेज के कारण उन्हें मिलकर इसे भरने में 30 मिनट लगते हैं। लीकेज के कारण, तो बोला है लीकेज के कारण भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। भाई मैंने मान लिया कि 2 टैप्स ए और बी, उनको मैं नाम भी देता हूं मेरे भाई। आजकल तो बिस्कुटों के भी नाम है, ये तो फिर भी नल है। 2 टैप है ए और बी मेरे भाई, वो एक खाली टंकी को 8 मिनट में और 20 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है? लेकिन लीकेज के कारण, लीकेज को मैंने सी नाम दे दिया, रिसाव के कारण उन्हें मिलकर इससे भरने में 30 मिनट लगते हैं। यानी कि जब इन दोनों टैप्स के साथ साथ एक लीकेज भी ओपन है तो टंकी को भरने में 30 मिनट लगते हैं, 30 मिनट लगते हैं। तो बोला है लीकेज अकेले टंकी कितने समय में खाली कर देगा भरी हुई टंकी को। तो भाई 8, 20 और 30 तीनों से कटने वाला नंबर 120। मैंने मान लिया कि जो टंकी है उसकी कैपेसिटी 120 है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15। पाइप बी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 120/20, 6। तीनों पाइप की एफिशिएंसी आएगी भी 120/30, 4। अब आप मुझे ये एक बात बताओ मेरे भाई, पाइप ए की एफिशिएंसी 15 है, पाइप बी की एफिशिएंसी 6 है, तीनों पाइप की एफिशिएंसी 4 होनी चाहिए। तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? सी खाली करने वाला पाइप है। 15, 6, 21। 21 में से क्या घटाएं कि तीनों पाइप की एफिशिएंसी 4 आ जाए? माइनस का 17। 21 में से अगर मैं 17 घटाऊंगा तो 4 आ जाएगा। तो तीनों पाइप की जो एफिशिएंसी है ये 4 यूनिट होनी चाहिए मेरे भाई। तो हमें पाइप सी की एफिशिएंसी को -70 लेना पड़ेगा। 15, 6, 21 -17, 4। यानी कि जो हमारा पाइप सी है वो 1 मिनट में 17 यूनिट टंकी खाली करता है। पाइप सी जो है, लीकेज जो है, वो 1 मिनट पे 17 यूनिट खाली करता है। तो 120 यूनिट खाली को करने में कितना समय लगेगा? 120/17 मिनट लगेगा। ये आंसर है। ऑप्शन नंबर है इस सवाल का मेरे भाई, ए ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? आसान सवाल है, आपके पेपर में आया था लास्ट टाइम। ये बताइएगा द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान कितना है मेरे भाई? देखते हैं कौन बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट। 369 + 73 स्क्वायर -369 -73 का स्क्वायर। देखो मेरे बच्चों, आप ये बात जानते हैं कि अगर आप a + b स्क्वायर में से a - b का स्क्वायर घटाते हैं, a + b स्क्वायर -a - b स्क्वायर बराबर होता है मेरे भाई 4ab।
तो यहां आपको यही नहीं दिखाई दे रहा भाई, यहां ए की जगह 369 है, बी की जगह 731 है, तो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 4ab आएगी, यानी कि 4 गुणा 369 इंटू 731, 4 गुणा 369 इंटू 731, 4ab। और नीचे क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, नीचे है 36.9 इंटू 73.1। आप बोलोगे जी सर ऑस्कर गोज टू यू, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 36.9 से 369 10 बार जाएगा, ये भी मेरे दोस्तों 10 गुना 10 बार जाएगा, तो 10 गुणा 10 100 चौका 400, तो 400 इस सवाल का आंसर आना चाहिए। ये बेटा इससे मुश्किल नहीं आनी चीजें आपके पेपर में, आ जाइए करें। एएलपी सीबीटी 2 का देखिए, साइन थीटा 15/17 है, तो कॉट थीटा क्या होगा। देखिए साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, और कॉट होता है मेरे दोस्तों बेस बटे परपेंडिकुलर। अब 15 8 17 ट्रिपलेट आ गया ना, अगर 15 लंब है कर्ण 17 है, तो बेस क्या आएगा मेरे दोस्तों 8 आएगा, बेस बटे परपेंडिकुलर 15 तो 8/15, इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 8/15। बस इतना सा सवाल आपके पेपर में आया था। आइए, दो संख्याएं 5 7 के रेशियो में हैं, उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट 5040 है, बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, अगर दो संख्याएं 5 7 के रेशियो में, मैंने मान लिया कि माना उनका एचसीएफ एच है, माना एचसीएफ एच है, तो अगर संख्याओं का रेशियो 5 7 है, तो संख्याएं जो होंगी वो 5h और 7h होंगी संख्याएं। बोलो, अगर दो संख्याएं 5 7 के रेशियो में हैं, तो वो जो संख्याएं जो होंगी वो 5h और 7h होंगी। अगर मैं यहां से रेशियो लेता हूं तो h हाईएस्ट कौन फैक्टर कट जाएगा। अब आपको दिया है एचसीएफ और एचसीएम का प्रोडक्ट, आपको पता है दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर पहली संख्या 5h है, दूसरी संख्या 7h है, तो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर, उन संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर उनका एचसीएफ गुणा एलसीएम का प्रोडक्ट। एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट 5040 दिया हुआ है, 5040। बात को समझे, आप बोलोगे हाँ सर। तो देखिए 5 7 35 से काटेंगे, 35 से कम 35 बचेगा 15, 35 चौका 140 बचेगा फिर 14, तो 35 चौका 140, तो यहां h गुणा h स्क्वायर 144 आ गया, h स्क्वायर 144, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया जी 12, तो मैंने एचसीएफ निकाल लिया 12। अब बड़ी संख्या 5h और 7h में यही बड़ी संख्या आएगी, 12 7 84, 84 आपकी बड़ी संख्या आ गई 84, अंकों का योग आ गया जी 8 4 12, 12 बड़ी संख्या के अंकों का योग आ गया, 8 और 4 12। देख रहे हो कितने आसान सवाल है मेरे भाई, कितने आसान क्वेश्चन है। आइए, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो। देखिए अगर आपको कोई भी रेशियो दिया जाए, बोला है इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो स्क्वायर कर दीजिए, केवल इसका स्क्वायर कर दीजिए। 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 16:25, बात खत्म। अगर भगवान ना करे या करे भगवान, डुप्लीकेट की जगह सपोज ट्रिप्लीकेट रेशियो आ गया, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब आपको फिर वहां पे पावर 3 करनी है, ठीक है जी। आप बोलोगे बस इतना ऐसा था, हाँ भाई इतना सा ही था। सवाल है 4800 रुपए पर 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 17.28 है, ब्याज की दर क्या है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, आपको प्रिंसिपल दिया 4800 रुपए, और 4800 रुपए के मूलधन पर जब हमने 2 साल का सीआई निकाला और 2 साल का एसआई निकाला किसी ब्याज की दर से, तो सीआई और एसआई का डिफरेंस 2 साल का 17.28 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो 2 साल की एसआई का डिफरेंस अगर आपसे पूछा है, तो रेट निकालने के लिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, रेट निकालने के लिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है √D/P। सीधा ध्यान रखिए, डी मतलब 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस और पी मतलब प्रिंसिपल। बोलो, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 17.28 है, और प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई 4800 है, 4800। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से एकदम क्लियर है, ये चला जाएगा 2 0 बार, ठीक है जी। ओके, अब कुछ ना कुछ तो कटना ही चाहिए ना है भाई। 48 से कटेगा मेरे भाई, 48 थी 144, बचेगा मेरे प्यारे भाई यहां पे 288, यानी कि 6 बार, तो 36 का √6 नीचे 10 R का √100, तो ब्याज की दर आ गई जी 6/100।
ये भी यही ब्याज की दर है, लेकिन यह है फ्रैक्शन में। परसेंटेज में निकालना है, ये फ्रैक्शन में, आप परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%, यानी कि ब्याज की दर आ गई 6%, 6%। आप ये सवाल ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी। ये तरीका है मेरे दोस्तों। देखो, एक चीज मैं आगे बढ़ने से पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, आप यहाँ प्लेलिस्ट वाले पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको ना अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेंगी, लेकिन एक प्लेलिस्ट ऐसी है रेलवे 2024-25 एग्जाम ऑल टॉप क्वेश्चन सॉल्यूशन। रेलवे ने जो अभी तक 5 पेपर लिए हैं 2024 में, मैंने हर एक को सॉल्व कराया। आपका असिस्टेंट लोको पायलट CBT 1 का पेपर भी मैंने सॉल्व कराया, अर्थमेटिक के बेस्ट 60 सवाल, एडवांस मैथ के बेस्ट 50 सवाल। आप इनको भी जरूर करके जाइएगा। भाई आपने तो केवल अपनी शिफ्ट करी है, पेपर तो कई शिफ्टों में हुआ था, वो थोड़ा सॉल्व करें आपने, लेकिन अगर आप उनके भी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे तो यहां से भी आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। आप RPF SI का पेपर भी सॉल्व करिए, जूनियर इंजीनियर का पेपर भी सॉल्व करिए, टेक्नीशियन के पेपर भी सॉल्व करके देखो कि रेलवे ने अभी लेटेस्ट कराएं। इन्हीं से मिलते जुलते सवाल ALP CBT 2 में आएंगे मेरे दोस्त। तो ये पूरी प्लेलिस्ट की एक एक वीडियो, अर्थमेटिक भी और एडवांस भी, क्योंकि आपके पेपर में दोनों आना है, दोनों आपको देख के जानी है, एक भी वीडियो स्किप नहीं करनी है दोस्त। ठीक है, यहां से तो आप पढ़ ही रहे हो, एग्जाम पेपर कर ही रहे हो दोस्त। आइए, एक हवाई जहाज 1080 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है, 5 सेकंड में यह कितनी दूरी जाएगा, और आंसर बताना है मीटर में। अरे कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम। एक हवाई जहाज 1080 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है, यह स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटे में, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दी। हवाई जहाज की स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड। हवाई जहाज 1 सेकंड में इतने मीटर जाता है, तो 5 सेकंड में कितने मीटर जाएगा जी, 5 से गुणा, यह आंसर आएगा सीधा मीटर में। ठीक है जी, 18 छिक्का 108 मेरे प्यारे भाई, तो 5 गुणा 60 आपका 300 और पंजे 1500 मीटर। 1500 मीटर इस सवाल का आंसर है, इससे छोटा सवाल बन नहीं सकता कोई। एक वस्तु को 3465 रुपए में बेचने से 15.5% का लाभ होता है। अगर वही वस्तु 3480 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, जब भी हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो लाभ या हानि किस पे होता है, हमेशा CP, कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य पर। CP हमेशा 100% होता है। 100% से जितना कम या ज्यादा में कोई सामान बिका वही प्रॉफिट लॉस है। आपने एक वस्तु को 3465 में बेचा, 15.5% का लाभ हुआ, 100% पे 15.5% का लाभ हुआ, यानी कि आपने सामान को 3465 रुपए में बेचा, 15.5% का लाभ हो, 100% में 15.5% का लाभ हो, सामान बिका कितने में, 115.5% में। ये 115.5% की वैल्यू है। तो 1 रुपए की वैल्यू क्या आएगी मेरी भाई, 1 रुपए की वैल्यू आएगी बटे 3465, ये 1 रुपए की वैल्यू आ गई। बोला अगर उसी सामान को 3480 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो आप 3400 रुपए की वैल्यू निकालो कितने परसेंट के बराबर है। आप यहां से 3480 की वैल्यू निकालो कितने परसेंट के बराबर है। 1 रुपए की वैल्यू बटे 3465, 3480 रुपए की वैल्यू 3480 से गुणा, बस यही तो करना है। जीरो से आपका डेसिमल कट ही जाएगा मेरे भाई। ठीक है भाई, अब बताओ मेरे दोस्तों किससे कटेगा ये, 115.5 है ना, 201.56, तो 11 से कट रहा है मेरे भाई। ये तो 11 से कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, यानी कि 55 से कटेगा दोस्त, 55 से। तो 55 से काटूंगा, 55 दूनी 110 और 5, 55 एकम 55, 55 से काटेंगे तो 55 छिक्का 330, 330 के बाद बच जाएगा आपका यहां पे 16, 165, तो 55 तिया। यार ये तो पूरा पूरा 3 बार चला गया, अच्छा मैंने देखा ही नहीं, तो 3 बार ही तो जा रहा था, और 3 से 348 चला जाएगा मेरे भाई 116 बार, तो 116% आ गया। यानी कि आप सामान को अगर 3480 में बेचेंगे तो 116% में बिकेगा, है ना, सीधा 3 गुना था, मैंने ध्यान नहीं दिया। 1100 का 3 गुना 3300, 55 का 3 गुना 165, ठीक है। अब बताओ 100% का सामान अगर 116% में बिका तो 16% एक्स्ट्रा आपको जो मिला वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर। ये आसान तरीका, एक स्टेप में आंसर आता है। 9वां सवाल, ALP CBT 2 के पेपर का करके बताओ। नहीं करोगे भाई, 15,625 का अंडर रूट लेना है, इसका अंडर रूट आएगा भाई साहब 125,
लेकिन दशमलव के बाद 6 अंक है, 1 2 3 3 6, तो अंडर रूट लेने पर डेसिमल के बाद 3 अंक आएंगे, यानी कि 0.125 ये आ गया। ऐसे यहां बताओ इसका अंडर रूट क्या आएगा मेरे भाई, 256 का अंडर रूट 16, लेकिन यहां डेसिमल के बाद 4 अंक है, तो अंडर रूट लोगे डेसिमल के बाद 2 अंक आएंगे मेरे भाई, ये आ गए 125 गुणा 16 आपको करना, डेसिमल लगा हुआ है। आप एक बात बताओ, 125 अट्ठे 1000 होता है, 125 गुणा 8 1000, तो 125 गुणा 16 2000 आएगा, यह आएगा बेटा 2000। या डेसिमल के बाद 3 और 2 5 अंक है, तो डेसिमल के बाद 5 अंक आने चाहिए, तो एक जीरो बढ़ाओ, यहां लगेगा डेसिमल, तो 0.02000, 0.02000 आंसर इसका सी वाला ऑप्शन आएगा भाई। आया, अच्छा सवाल है, आगे चलते। एक वस्तु का एमआरपी 4500 रुपए, इसे 20% और X% की दो छूट देकर बेचा जाता है, सक्सिव छूट पे बेचा जाता है। अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस 3060 रुपए है तो एक्स का मान क्या है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट के सबसे ज्यादा पूछे आने वाले सवालों में टॉप पर है ये। एक बार बताइए, एक वस्तु का एमआरपी 4500 रुपए है, अब आपने एमआरपी पे 20% की छूट दी, भाई 100% की एमआरपी पे आपने 20% की छूट दी, तो सामान बिका कितने में? 80% में। 80% का मतलब 0.8, 100% पे 20% की छूट दोगे तो वस्तु कीमत कितनी रह जाएगी? 80%। 80% मतलब 80/100 0.8। इस पे फिर आपने 20% कम करने के बाद जो वैल्यू आई उस पे आपने दोबारा X% छूट दी, और X% का डिस्काउंट देने के बाद आपने सामान को फाइनली 3060 रुपए में बेच दिया। तो आपने कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया एक्स, उसके लिए क्या निकाल लीजिए आप? रेशियो ले लीजिए मेरे भाई, डेसिमल से 1 जीरो, 1 जीरो से मेरे भाई 1 जीरो, ठीक है जी। अब 9 से तो जाना ही है, तो 9 पंजे 45 और 9 तिये 27, अभी 3 और 9 चौक 36, ठीक है। 2 से तो जाएंगे हम, 2 चौक 8 और 2 से 34 17 बार, यानी कि 20:17 आ गया, 20:17। कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, यानी कि अल्टीमेटली 20 का सामान 17 में हो गया, तो आपने डिस्काउंट दिया 3 का 20 पर, 1/20 5%, 3/20 15%, तो सेकंड जो डिस्काउंट है वो 15% का है, बी ऑप्शन आंसर है। आइए, 150 के 120% का 15% किसके बराबर है? 150 का 120%, 120% क्या होता है मेरे भाई? 20% 1/5, 120% क्या आएगा? 6/5। बोलो, 120% का मतलब 120/100, 6/5। 15% अभी समझाया, 5% 1/20, 15% 3/20। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, 20 पंजे 100, 100 से 150 1.5 बार, तो 6 तिया 18 का 1.5 गुना 27, तो 27 आंसर है, बी ऑप्शन। 6 गुणा 1.5 9, 9 तिया 27, यही तो इसका आंसर है। बस हो गए हमारे 11 सवाल ठीक। आइए, यदि एक घन का आयतन 512 क्यूब सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है क्यूब का मेन डायगोनल मुख्य विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आप एक बात बताओ, एक घन का जो आयतन है वो क्या होता है मेरे दोस्तों? अगर किसी क्यूब की साइड ए है तो उसका वॉल्यूम होगा ए का क्यूब, ए का क्यूब 512, तो यहां से क्यूब की साइड जो आएगी वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेकिन अगर किसी क्यूब की साइड 8 सेंटीमीटर है तो घन का जो डायगोनल होगा वो आएगा मेरे भाई √3 है, 8√3 सेंटीमीटर, 8√3 सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। यही लेवल होने वाला है, मुश्किल सवाल नहीं आने वाले, मानो मेरी बात। और भी चीजें हैं जहां से अच्छे सवाल आपके बनेंगे मेरे दोस्त। अच्छा, मेंसुरेशन अगर किसी बच्चे को कतई नहीं आती तो इसी चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे जाइए, एक 2 घंटे की क्लास लिए, 2 घंटे से छोटी क्लास है मेंसुरेशन की, देख रहे हो? मेंसुरेशन 2D 3D की क्लास है ये, टॉप 33 क्वेश्चन, 2 घंटे की लगभग क्लास है। इसमें मैंने मेंसुरेशन के जितने भी बेस्ट सवाल है वो कराए, लेकिन मैंने सवाल नहीं कराए, कॉन्सेप्ट समझाया है। हर फिगर का, चाहे बेलन हो आपका मेरे दोस्तों, आयत हो आपका, शंकु हो, गोला हो, अर्धगोला हो, हर एक का पहले मैंने फॉर्मूला समझाया है, सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, उसके बाद सवाल कराए हैं। तो इस क्लास को देख लीजिएगा, जिस बच्चे को मेंसुरेशन बिल्कुल नहीं आती, इसको फॉर्मूले याद नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मेंसुरेशन के लिए, रेलवे के सभी बच्चों की। आइए,
6 आदमी हर दिन 8 घंटे काम करके 5 दिन में 12,600 रुपए कमाते हैं, तो 7 आदमी हर दिन 6 घंटे काम करके 8 दिन में कितना पैसा कमाएंगे? ये तो सवाल है। ओके, देखो मेरे दोस्तों, अगर किसी सवाल में आदमी भी दिया हुआ है, डेज भी दिया हुआ है, आवर्स भी दिया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। ये कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। अब W होता है वर्क, लेकिन वर्क तो उतना ही, भाई पैसा उतना ही दिया जाएगा ना जितना आप काम करोगे। तो यहां पे वर्क की जगह क्या लेना है? आपको पैसा लेना है। देखिए, 6 आदमी हर कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन काम करते हैं। हर दिन कितने घंटे काम करते हैं? 8 आवर काम करते हैं। कितना पैसा कमाते हैं? 12,600। 12,600 रुपए कमाए, यानी कि 12,600 रुपए का वर्क किया। तो आपसे पूछा है 7 आदमी अगर 8 दिन तक काम करते हैं, 8 दिन तक, और हर दिन 6 घंटे काम करते हैं, तो कितना पैसा कमाएंगे? ये आपसे पूछा है। 8 गुणा 6 और ये 8 गुणा 6 कट गया मेरे भाई, ठीक है ना। अब 5 से मेरे दोस्तों यहां पे ये जो 100 है, ये मैं 20 बार काट लूंगा, तो क्वेश्चन मार्क आएगा जी 126 का 20 गुना, यानी कि ये 2520 गुणा 7 आएगा। 25 सत्ते 175, 17,500 और 120, यानी कि 17,620 आगे सवाल का आंसर 17 20 सत्ते 140 आएगा, सॉरी 17640 आएगा। ठीक है जी, 17,500 और 140, 17,640 इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कर पाओगे मेरे दोस्तों? कॉन्सेप्ट अगर पता है तो सवाल में आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। बोला है सवाल नंबर 14, आप ही के ईएलपी के ही पेपर में आया था। अगर a प्लस बी 7 है, ए बी 12 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? कभी कभी तो पेपर में इतने आसान सवाल आते हैं कि फॉर्मूला लगाने तक की जरूरत नहीं है। बेसिक तरीका क्या है? इसका स्क्वायर कर दो, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां इतनी भी मेहनत क्यों करें? 12 को देख के एक ही चीज दिमाग में आती है, 4 तिया 12 और a प्लस बी 7 होना चाहिए और 4 3 7, यानी कि हिट एंड ट्रायल से a 4 आ गया, b 3 आ गया, a स्क्वायर जमा का b स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 16 जमा के 9 25। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। बताओ, मजा आ रहा है? सवाल नंबर 15, यह सवाल एएलपी सीबीटी 1 के पेपर में आया था। चीनी के प्राइस में 20% कमी होने से 160 रुपए में 2.5 किलो चीनी अधिक प्राप्त होती है। तो आपसे पूछा पर केजी चीनी का ओरिजिनल प्राइस क्या है? कई सारे तरीके हैं। देखो मेरे दोस्तों, आप ये बात जानते हैं, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। आप यहां पे खर्चा फिक्स रख रहे हो 160 रुपए। अगर चीनी का प्राइस 20% कम हो जाता है तो 160 रुपए में जितनी चीनी आपको पहले मिलती थी उससे 2.5 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो आप मुझे बताओ चीनी का प्राइस कितना कम हो गया? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बंधु? 1/5, यानी कि प्राइस अगर पहले 5 था तो 5 से 4 हो गया। तो चीनी की खपत का रेशियो उल्टा होगा, 4:5। यही इस सवाल का लॉजिक है। यानी कि चीनी का कंजम्पशन पहले 4 था तो अब 4 से 5 हो गया। तो चीनी का कंजम्पशन, चीनी की खपत कितना बढ़ गया? 1 यूनिट। सवाल के अनुसार आपको कितनी चीनी एक्स्ट्रा मिल रही है? सेम पैसे 160 रुपए में 2.5 किलो, तो एक की वैल्यू 2.5 किलो है। तो चीनी का ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था? 4 की वैल्यू भी 2.5 गुना, एक की वैल्यू 2.5 है तो 4 गुना 2.5 10 केजी। तो चीनी का जो ओरिजिनल कंजम्पशन था 10 केजी था। आपसे पूछा चीनी की मूल कीमत, ओरिजिनल प्राइस, यानी कि ओरिजिनली 160 रुपए खर्च करके आपको 10 किलो चीनी मिल रही थी, तो 1 किलो का प्राइस आ गया 16 रुपए पर केजी चीनी का ओरिजिनल प्राइस है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0 के रूट्स का डिफरेंस क्या है? ओके, तो यहां तो मैं रूट ही निकाल सकता हूं। ऐसी अगर छोटी सी इक्वेशन दी इसके तो मैं रूट ही निकाल सकता हूं। ऐसी संख्या ढूंढो, ऐसी संख्या ढूंढो जिसकी गुणा कर दूं, दो संख्या ऐसी ढूंढो जिनकी गुणा कर दूं तो माइनस का 16 आए, और जिनको ऐड करूं तो ये माइनस का 6 आए। जिनको ऐड करने पर माइनस का 6 आए, ऐसी संख्या ढूंढो। हमेशा ऐसे सोचना होता है। तो 8 और 2 जोड़ने पर माइनस का 6 आना चाहिए, तो -8 और 2 ये ऐसी संख्याएं आ गई।
ये ऐसी दो संख्याएं मेरे भाई जिनकी मैं गुणा करूंगा तो -16 आएगा, जिनको जोड़ूंगा तो मैं -6 आएगा। -8 में 2 जोड़ूंगा -6। लेकिन साइन रिवर्स करना है, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस, जो भी वैल्यू आएंगे उनका साइन रिवर्स करना है। एक्स की दो वैल्यू आएंगी 8 और -2, ये ऐसी दो वैल्यू है मेरे भाई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। यानी कि एक रूट 8 है, दूसरा रूट -2 है। आपसे इन दोनों रूट्स का डिफरेंस पूछा है तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 10, दोनों रूट्स का डिफरेंस 10 आ जाएगा। यही आंसर आ गया, बी ऑप्शन। बस हो गया। एक पेड़ हवा के तूफान से टूट गया और उसका टॉप शीर्ष पेड़ के नीचे से 30 मीटर की दूरी पर 45 डिग्री के कोण पर जमीन से टकराया। टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी थी? बहुत बढ़िया सवाल मेरे भाई। आप मान लीजिए कि ये जमीन है, मान लीजिए कि जमीन है, ठीक है। आप बोलोगे सर गोरी जमीन। अब मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ये पेड़ है, ये है पेड़, ये पेड़ है मेरे भाई इस तरीके से, ठीक है, ये पेड़ है। अब आंधी आई मेरे भाई, आंधी आई तो ये पेड़ टूट गया, और जब आंधी आएगी तो पेड़ टूट जाएगा। तो इस तरीके से मेरे प्यारे भाई ये पेड़ यहां से टूट गया और ऐसे आ गया। यानी कि पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है ये जमीन पे आके ऐसे टकरा गया, यहां पे जमीन पे आके यहां लग गया ऐसे मेरे दोस्तों। पेड़ यहां से टूट गया, जमीन पे आके इसका ऊपरी हिस्सा यहां लग गया, ये वाला। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से आपका जो पेड़ है टूट गया, तो यही हिस्सा तो मेरे दोस्तों यहां पे आया। यानी कि इस वाले हिस्से की और इस हिस्से की लंबाई सेम होगी, यही हिस्सा टूट के जमीन पे टकरा गया और पेड़ के नीचे से कितनी दूरी पर? 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर जमीन से टकराया है और 45 डिग्री के कोण पर, ये कोण जो 45 डिग्री का बोला है, 45 डिग्री के कोण पर जमीन से टकराया। टूटने से पहले पेड़ की हाइट आपसे पूछे, नहीं कर सकते भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, ये 90 डिग्री होगा मेरे दोस्तों। ये 45, ये भी 45 डिग्री। अब 45 डिग्री के सामने 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगा। अब 90 डिग्री के सामने, अगर 45 के सामने 30 मीटर है तो 90 के सामने होता है √2 गुना 30 √2 मीटर। मेरे भाइयों अगर ये 30 √2 है तो ये भी 30 √2 होगा, 30 √2। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो पेड़ की टोटल हाइट होगी, इनको जोड़ देंगे, पेड़ की टोटल हाइट होगी 30 √2 में 30 मीटर हम जोड़ देंगे। दिस इज द टोटल हाइट ऑफ पेड़। 30 आ गया कॉमन, ब्रैकेट बचेगा √2 + 1 मीटर, ए ऑप्शन। समझे? एकदम आसान सवाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश की गई 2500 रुपए की राशि 4% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो जाती है, एक साल में कितनी हो जाएगी? बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखो आपने 2500 रुपए इन्वेस्ट करे, कितने रुपए इन्वेस्ट करे? 2500 रुपए। कितने समय के लिए? एक साल। एक साल बोला है ना टाइम। तो अगर आपने एक साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है 2500 रुपए, ठीक है, ब्याज की दर 4% है, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने में, हर 6 महीने में मेरे प्यारे भाई आपका प्रिंसिपल जो है नया प्रिंसिपल बनेगा हर 6 महीने में। अगर ब्याज की दर 4%, एक साल में 4% ब्याज है तो 6 महीने में 2% ब्याज होगा। 6 महीने में कितना ब्याज होगा मेरे भाई? 2% ब्याज होगा, 2%, यानी कि 2 का सक्सेसिव लगेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 2500 रुपए इन्वेस्ट किया, 2500 रुपए। देखो यहां डाटा आसान है तो आप बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हैं कि अगर आपने 2500 रुपए इन्वेस्ट किया है, पहले 6 महीने में 2% ब्याज लगेगा। 2500 का 2% होता है 50, ये 6 महीने के बाद 2550 रुपए हो जाएगा। फिर अगले 6 महीने में इस 2550 पे 2% ब्याज लगेगा। 2550 का 2% क्या होता है? 2550 का 2% आएगा 51। 2550 रुपए का अगर मैं 2% निकालू 1/50 तो 51 आ जाएगा ना। तो 2550 में 51 जोड़ देंगे 2601, 2601 रुपए। इजी आंसर आ गया 2601, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बिल्कुल बेसिक मेथड मैंने आपको बताया। यहां आप रेशियो मेथड लगा सकते हैं, ट्री लगा सकते हैं, अनेकों रास्ते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 11। 11 के पहले फर्स्ट मल्टीपल कौन से आप मुझे बताओ। ये आएगा जी 11, पहला मल्टीपल तो 11 एकम 11, फिर दूसरा 11 दूनी 22,
तीसरा 11 तिया 33, चौथा 11 चौक 44, पांचवा 11 पंजे 55, फिर 11 3 66। तो फिर ये आखिरी क्या आएगा, 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 आएगा ना मेरे भाई 132। तो ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं 11 के फर्स्ट 12 मल्टीपल है, यानी कि 11 का पहाड़ा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 33, इनका एवरेज बताना है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इनके बीच में 11 11 का गैप है। अगर कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है उसका एवरेज निकालना है, तो जो हमारी पहली संख्या है 11 और जो आखिरी संख्या 132, इनको जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी कि आ गया 143, और 143 का आधा 71.5 आ गया, 71.5। 71.5 ही इसका आंसर है, डी ऑप्शन। कर लेंगे, इससे आसान कोई सवाल होता नहीं। 20वां, ये भी एलपीसीबीटी 2 के पेपर में आया है। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 5 6 8 2 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचता है। आप सीधा ऑप्शन भी बना सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। भाई वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो इन सबसे डिवाइड होती हो, यानी कि इनका एलसीएम। एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो सबसे डिवाइड होगा। 5 10 का 10 और 6 8 12, 120 आ जाएगा। 120 ऐसा नंबर है जो इन सबसे पूरा पूरा डिवाइड होता है कंप्लीटली, 120 सभी से डिवाइड होता है। लेकिन आपको वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको 5 से भाग करूं, 6 से 8 से 10 से, हर बार 2 रिमाइंडर बचे, तो 120 में 2 जोड़ दीजिए, 122। 122 वह छोटी से छोटी संख्या, इन किसी से भी भाग लगा लो, हर बार 2 ही शेषफल बचेगा। ठीक है मेरे भाई, 20 सवाल हमने कर लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो नया वीओडी बैच आया वो उसके रजिस्ट्रेशन कैरिवल एप्लीकेशन पे चालू है। इसकी क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाली है मेरे भाई। शुरू क्या, ये तो वीओडी है ना, रिकॉर्डेड क्लासेस है। 2 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी मेरे भाई। कैरिवल एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड बैच चल रहा है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो जैसे कोई बच्चा है उसको इसी साल पेपर देना है, समय कम है, कम समय में अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट सुधारना चाहता है, अर्थमेटिक भी पढ़ना है उसे, एडवांस भी पढ़ना है भाई, नंबर सिस्टम भी पढ़ना है, डीआई भी पढ़ना है, कैलकुलेशन भी करनी है दोस्त, तो इस रिकॉर्डेड बैच में चुपचाप एडमिशन ले ले, क्योंकि इसमें मैंने हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक से बारीकी से पढ़ाया है। एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीसेट हो, स्टेट एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये बैच मेरे भाई, सभी एग्जाम के लिए। बहुत धीरे धीरे करके मैंने पढ़ाया। रिकॉर्डेड क्लास का फायदा ये होगा, कई सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो कि सारे चैप्टर की क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी इनरोल करते ही। फिर आप अपनी स्पीड से 1.5x 2x की स्पीड में फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। जिस चैप्टर में आपको पहले समस्या है उसे आप पहले देख सकते हो। जैसे किसी बच्चे को डिफेंस का पेपर देना है तो एडवांस मैथ ही ज्यादा पढ़ना है, तो एडवांस मैथ की क्लास वो पहले देख सकता है, अर्थमेटिक की क्लास को स्किप कर सकता है। यह फायदा है रिकॉर्डेड क्लासेस का। और सबसे अच्छी बात, इसमें केवल प्री का कंटेंट नहीं पढ़ाएगा, केवल बेसिक चीजें नहीं बताएगी, बेसिक के साथ साथ इसमें हाई लेवल क्वेश्चंस को भी, मेंस को भी टारगेट करके पढ़ाया गया है। केवल यहां पे कॉन्सेप्ट बता के एक एक सवाल करा के नहीं आगे बढ़ाया गया सिलेबस को। जब तक एक कॉन्सेप्ट पर, एक टाइप पर हम खूब सारे ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कर लें तब तक समझाया गया। यानी कि ये एक बेसिक बैच, फाउंडेशन बैच प्लस प्रैक्टिस बैच दोनों ही है। ठीक है, इसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ऐसा काम नहीं किया है कि कुछ सवाल मैंने करा दिए फिर मैंने आपको एक शीट दे दी कि आप घर से लगा लेना। जितने भी चैप्टर में मैंने जितनी भी शीट्स दी हैं, हर एक सवाल को मैंने खड़े होकर क्लासरूम में कराया है। इसीलिए जो है बच्चे इस बैच में जो है बहुत ज्यादा एनरोल्ड हैं और पसंद करते हैं और फायदा भी लेते हैं मेरे भाई। इसके रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, 3-4 दिन इसके रजिस्ट्रेशन अभी और ओपन रहेंगे। तो रजिस्ट्रेशन बंद होने से पहले आप इसमें अपना एडमिशन ले लीजिए, फिर बाद में जो है रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हो पाएंगे दोबारा से। आ जाओ, सवाल नंबर 21 करेंगे। एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 236 है, इसकी लंबाई है 8, हाइट है 6, तो इसकी चौड़ाई, अरे वाह, तो टोटल सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। टोटल सरफेस एरिया 236 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी। लंबाई 8 मैंने मान ली कि चौड़ाई बी है, बी आपको निकालना है, ट्वाइस ऑफ एल बी यानी कि 8 गुणा बी प्लस बी एच। ऊंचाई यहां पे 6 है तो बी गुणा 6 6 बी प्लस एच एल। एच एल का मतलब ये हो गया जी 8 6 48 48।
ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 से कट जाएगा मेरे भाई 236, कितनी बार 118 बार, 48 इधर आएगा, 118 में से 48 घटाएंगे तो आ जाएगा मेरे भाई 70, 8 बी प्लस 6 बी आ जाएगा 14 बी, 14 पंजे 70 है भी, तो चौड़ाई यहां से 5 आ गई, यही इसका आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला पता है, तुरंत सवालों को आप उड़ा लोगे। 18 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है? ये बहुत बेसिक सवाल है भाई, जैसे बोले सवाल वैसे करो। 18 पेन का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 12 पेन का सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। सीपीएसपी का रेशियो आ गया तो कुछ भी निकाल लो, 6 × 18, 6 दूनी 12, तो अगर मैं इधर लाऊंगा तो सीपी से एसपी का रेशियो 3 उधर जाएगा राइट साइड में, 2/3, 2/3 आ गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक पेन का कॉस्ट प्राइस 2 रुपए है तो वो पेन का सेलिंग प्राइस 3 रुपए, यानी कि 2 रुपए का पेन 3 में बेचा जा रहा है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट है 2 रुपए के सीपी पर, 1/2 मतलब 50% का प्रॉफिट है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल नंबर 23, ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल आर एस टी के समरूप है, सिमिलर हैं भाई, सिमिलर ट्राइंगल पे एक सवाल हर शिफ्ट में, पिछली साल एक सवाल था पिछली बार हर शिफ्ट में, और सीबीटी 1 में भी सिमिलरिटी पे सवाल आए। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है, और एरिया का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। अब यहां ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल आरएसटी की एल्टीट्यूड का रेशियो 1:4 है, एल्टीट्यूड का रेशियो 1:4 है, आरएस 6 सेंटीमीटर है, एबी की लंबाई। एक बात बताएं मेरे भाई, हमें एबी की लंबाई पूछिए, एबी के जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो आरएस है जो मुझे बताई गई है, तो यहां पे मेरे भाई ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल आरएसटी की एल्टीट्यूड का रेशियो 1:4 है, तो ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड एबी के करस्पॉन्डिंग साइड आरएस, उनका रेशियो भी 1:4 ही होगा। अगर यहां पे 4 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी है, 1.5 गुना, 4 से 6 1.5 गुना, तो एबी की लंबाई भी 1.5 गुना आएगी, 1 की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, तो सवाल का आंसर 1.5 सेंटीमीटर होगा, सी ऑप्शन, बात खत्म। आइए, फाइंड द मीन ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ गिवन डाटा, दिए गए आंकड़ों के बहुलक का फाइंड द मीन ऑफ द मोड एंड मीडियन। यहां पे थोड़ा हिंदी में गलत लिखा हुआ है, सवाल यह है कि आपके सामने जो डाटा दिया गया है मेरे भाई, इसके बहुलक और माध्यिका का माध्य ज्ञात कीजिए। जो दिया गया है इसके बहुलक और माध्यिका का माध्य ज्ञात कीजिए, यह सवाल है। यानी कि सबसे पहले आपको इस डाटा का मोड निकालना है। मोड क्या होता है? आपके सामने कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, जो डाटा सबसे ज्यादा रिपीट होता है उसे मोड कहते हैं। जैसे मेरे भाई यहां पर सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आ रहा है? 5। 5 अकेला नंबर है जो 2 बार आ रहा है। अच्छा, 7 भी आ रहा है मेरे भाई, 15, 3, 8, 7, 6, नहीं 7 है, सॉरी 7। 7 आ रहा है 3 बार, 7 यहां पे सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो 7 इसका मोड हो गया। उसके बाद निकालनी इसके मीडियन। मीडियन कैसे निकालते? मीडियन मतलब इस डाटा को बढ़ते हुए क्रम में लिखो, जो बीचों बीच में नंबर आता है उसे मीडियन कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। आप मुझे बताओ कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्याएं। अगर 10 संख्याएं हैं तो बीच में 2 नंबर आएंगे, एक तो 5वां नंबर आएगा, 5th नंबर, एक 6th नंबर बीचों बीच में आएंगे, ठीक है ना। अगर 10 संख्याएं लिखी हुई हैं तो बीच में 2 नंबर आएंगे, 10 का आधा 5th नंबर और अगला 6th नंबर। आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे सबसे छोटा नंबर जो है वो 3 है, 3 के बाद है मेरे प्यारे भाई यहां पे फिर 555, 2 बार यहां पे 5 है, 555 के बाद मेरे दोस्तों फिर यहां पे 6 है, यही है, आप बोलोगे आंसर। और उसके बाद मेरे दोस्तों अगला जो है 5th नंबर आपका 7 है, 6th नंबर भी 7 है, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, 3 है, फिर आपका 2 बार 5 है, फिर आपका 6 है, फिर 777 है। तो मीडियन जो होगा मेरे भाई इन दोनों का एवरेज आ जाएगा। मीडियन जो होगा ना वो 5th नंबर और 6th नंबर का भी एवरेज आ जाएगा। 7 + 7 का एवरेज भी 7 ही होता है, तो यानी कि इस डाटा का मीडियन भी 7 है।
अब मोड भी 7 है, मीडियन भी 7 है। अब मोड और मीडियन का मीन 7 और 7 का मीन भी 7 ही आएगा। 7 और 7 का मीन मतलब एवरेज भी 7 ही आएगा। बात खत्म। लास्ट करेंगे मेरे भाई सवाल नंबर 25। दिल्ली पुलिस का सवाल है, 250 मीटर की रेस कवर करने में ए को 25 सेकंड का समय लगता है, जबकि उतनी ही डिस्टेंस तय करने में बी को 30 सेकंड का समय लगता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर की बढ़त दे दे जिससे कि दौड़ टाई हो जाए, यानी कि कोई भी ना जीते, डेड रेस एकदम बराबरी पे खत्म हो। देखो मेरे भाई, अगर एक रेस होती है 250 मीटर की, तो ए तो 25 सेकंड में खत्म करेगा और बी खत्म करेगा मेरे भाई यहां पर इस रेस को 30 सेकंड में। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। ठीक है, तो ये जो है ए और बी के टाइम का रेशियो है, 5 5 25, 5 6 30 टाइम का रेशियो है। सेम डिस्टेंस जाने में ए और बी इतना टाइम लेते हैं, तो ए बी की स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 6:5। ए और बी की स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 6:5। ये ए और बी की स्पीड का रेशियो आ गया। यानी कि मेरे भाई अगर ए 6 मीटर दौड़ता है तो उतने टाइम में बी 5 मीटर दौड़ पाता है। अगर एक रेस हो जाती है मेरे भाई, अगर ए 6 मीटर दौड़ेगा तो बी 5 मीटर ही दौड़ पाएगा, यानी कि बी जो है 1 से हार जाएगा मेरे भाई। बी 1 यूनिट डिस्टेंस से हार जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर एक रेस 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की हो जाए, अगर 1000 मीटर की रेस हो जाए तो जीतेगा तो हमारा ए जीतेगा, लेकिन बी हार जाएगा 1 यूनिट से। तो बी 1 यूनिट से हार जाएगा। अगर ए बी को 1 यूनिट आगे खड़ा कर दे, भाई ए तो पूरा 6 दौड़ेगा, बी 5 ही दौड़ पाएगा, ये बी 5। अगर बी जो है ए से 1 यूनिट आगे खड़ा हो जाए तो ए 6 दौड़ेगा, बी 5 दौड़ेगा, दोनों बराबर टाइम पे पहुंचेंगे, रेस बराबरी में खत्म होगी। तो अगर 1 की वैल्यू 6 की वैल्यू 1000 मीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू आनी चाहिए भैया 1000/6 मीटर। ठीक है, जो कितना आता है 166.66 आता है, सी ऑप्शन। तो ए जो है बी को अपने से 166.66 मीटर आगे खड़ा करेगा तो रेस बराबरी में खत्म होगी। इसी के साथ ये मॉक टेस्ट खत्म होता है मेरे भाई। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बनाया मैंने आपके लिए, क्योंकि मुश्किल आना नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, इजी पेपर, हाई कट ऑफ, ये आज के एग्जाम का फंडा है। चाहे एसएससी उठा लीजिए, चाहे रेलवे उठा लीजिए मेरे दोस्त। अगर आपको ये हमारे तीनों सैंपल पेपर अच्छे लगे, हमारी मेहनत पसंद आई है, सवालों का कलेक्शन, उनका सॉल्यूशन समझ आया है मेरे दोस्त, आपने कुछ यहां से नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना। अभी हमारा जो एफर्ट खत्म नहीं हुआ है, मैं 2 वीडियो और बनाऊंगा, टॉप 30 अर्थमेटिक मस्ट डू और टॉप 30 एडवांस मैथ्स क्वेश्चन मस्ट डू की। ठीक है ना, एग्जाम से पहले। उन वीडियो का भी आप इंतजार करिए मेरे दोस्तों। धन्यवाद।